हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स में हम लोग इंटरफेरेंस का सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं ये आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा है, ठीक, और फिर से देखना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये सब कुछ जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है वो यहाँ पर पढ़ना फिर से आपको पड़ेगा। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? कहते हैं कि ऐसे दो लाइट सोर्स जो लगातार कंटिन्यूअसली सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव इमिट करें, जिनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक, इनिशियल फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहे, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, टू सोर्सेज ऑफ लाइट विच कंटिन्यूअसली इमिट्स लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट फेज डिफरेंस या जीरो फेज डिफरेंस भी हो सकता है जो लाइट वो इमिट कर रहे हो, इमिट करते समय उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो जीरो है। तो अब वो लगातार जब भी लाइट वेव इमिट करते रहेंगे तब तक वो ऐसी वेव ही इमिट करेंगे जिनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है। और अगर जब वो इमिट कर रहे हैं उस समय जो है इनिशियल दो वेव निकली, उनके बीच का फेज डिफरेंस पाई है, तो अब इससे जो भी दो वेव निकलेंगी उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा, पाई रहेगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लाइट सोर्स जो सेम फ्रीक्वेंसी की ऐसी लाइट इमिट करते हैं जिनके बीच का फेज डिफरेंस जो है कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली लाइट वेव इमिट करते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। क्लियर हो गई बात? ठीक, और इस कारण से ठीक है, ये जो इंटरफियरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं, इनसे जो इंटरफियरेंस होता है स्क्रीन पे देखें तो वो सस्टेन्ड इंटरफियरेंस होता है। सस्टेन्ड यानी स्टैटिक इंटरफियरेंस होता है। जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमेशा रहेगा, जहाँ डिस्ट्रक्टिव है वहाँ डिस्ट्रक्टिव रहेगा। यानी स्क्रीन पर जहाँ पर आपको मैक्सिमा दिखाई दे रही वहाँ हमेशा मैक्सिमा, जहाँ मिनिमा दिखाई दे रही वहाँ हमेशा आपको मिनिमा दिखाई देगी। इसे कहते हैं स्टैटिक। स्टैटिक माने रुका हुआ। तो रुका हुआ का मतलब स्क्रीन पर जिस पॉइंट पर जैसी इंटेंसिटी है, जहाँ ज़्यादा है लाइट की वहाँ ज़्यादा रहेगी हमेशा, जहाँ कम है वहाँ कम। ये नहीं कि टाइम के साथ साथ अभी यहाँ ज़्यादा कुछ देर बाद कम हो जाए, फिर ज़्यादा हो जाए, फिर कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इस कारण से ये क्या करते हैं, ये एक सस्टेन या स्टैटिक इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं। इंटरफेरेंस के एनालिसिस के लिए हम उसके बारे में कुछ भी निकाल पाएँ कि भाई कोई भी चीज़ अगर हमें निकालनी है तो उसके ऑब्जर्वेशन के लिए उसका स्टैटिक होना ज़रूरी है। ठीक, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे अभी क्या मैं कह रहा हूँ। ठीक, फिलहाल तो कोहेरेंट सोर्स के लिए क्या ज़रूरी है, ये ऐसी लाइट वेव इमिट करे जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, एमिशन के समय उनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा उतना ही रहेगा जब भी वो वेव इमिट करेंगे। ठीक, वैसे तो लगातार इमिट कर रहे हैं। ठीक, तो समझ में आ गई बात आपको। टू सोर्सेज ऑफ लाइट विच कंटिन्यूअसली इमिट लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। आगे लिख सकते हैं हम लोग कि एज ए रिजल्ट ऑफ दिस दे produce sustained या इसी को हम लोग कह सकते हैं स्टैटिक इंटरफेरेंस। इस कारण से ये जो है वो सस्टेन्ड या स्टैटिक इंटरफेरेंस जो है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ गई बात? थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं जरा हम लोग इसमें। तो एक एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल का मतलब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये दो सोर्स हैं और इनके सेंटर से, दोनों के सेंटर से बिल्कुल कुछ दूरी पर ये एक स्क्रीन है और ये सोर्स S1 और S2 जो हैं, इनसे जो लाइट वेव अभी इमिट हुई, आप जानते हैं इससे सभी डायरेक्शन में लाइट रेज, पॉइंट सोर्स है, सभी डायरेक्शन में लाइट इमिट कर रहा होगा। तो अभी आप मान सकते हैं t=0 पर जो लाइट वेव इमिट हुई उनके बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस जीरो है। तो अब जरा यहाँ पे देखिए कि इससे जो लाइट रे बिल्कुल इस पॉइंट पर पहुँचेगी, स्क्रीन के सेंटर पर, ऐसे सेंटर C है, और इससे भी जो लाइट रे C पर पहुँचेगी
ये दोनों पाथ क्लियर है कि लेंथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी S1C और S2C लेंथ में इक्वल है। इसका मतलब इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, 0। और जब इनके बीच कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, C पर पहुंचने पर ये दोनों S1 और S2 चलने वाली लाइट रे जब पॉइंट C पर पहुंची तो इनके बीच पाथ डिफरेंस 0 है। पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी क्या होगा, 0 होगा। तो फेज डिफरेंस जो है होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस 0 होगा। यानी जब ये दोनों यहाँ पहुँची तो उनके बीच कितना फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, 0। और जब निकली थी उस समय फेज डिफरेंस कितना था, 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब ये पहुँचेंगी तो इनके बीच का नेट फेज डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा। और अगर फेज डिफरेंस 0 हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, हमने पढ़ा था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको याद है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस की वैल्यू थी 2m पाई, और यहाँ m की वैल्यू होती थी 0, 1, 2, 3। तो पहली वैल्यू 0 रखोगे 0 ही तो आएगा। तो 0 फेज डिफरेंस पर क्या बनता था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यहाँ फाई के मान क्या निकलते थे, 0, फिर आपने 1 रखा तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर आपको याद हो तो फेज डिफरेंस की वैल्यू जो होती थी पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, पाई के ऑड मल्टीपल में। अभी लास्ट में ही पढ़ा है तो याद होना चाहिए आपको। ठीक, तो यहाँ पर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी यहाँ पर जो लाइट की इंटेंसिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो स्क्रीन का ये पार्ट जो है वो ब्राइट हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम इस स्क्रीन पर ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिया, जैसे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ली, पहले यहाँ लेके दिखाते हैं, चलो रेड से दिखाते हैं। देखिए ये और ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये पाथ छोटा है और ये पाथ लंबा है। और ऊपर जाओगे तो इसकी तुलना में ये पाथ और लंबा हो जाएगा। जैसे जैसे स्क्रीन पर ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे पाथ डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो मान लेते ये कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पर S1 से चलने वाली रे जब यहाँ पहुँची उसने कितना पाथ ट्रेवल किया, S1P। S2 से चलने वाली रे ने कितना पाथ ट्रेवल किया, S2P। और अगर हम ये मान लें कि S2P माइनस S1P इक्वल टू लैम्डा है, दोनों पाथ में कुछ डिफरेंस तो ही है। हमने मान लिया कि ये पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा है, जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ के बराबर है। इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस 0 था, जैसे जैसे ऊपर जाओगे पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट पर बढ़ते बढ़ते लैम्डा हो गया। अब लैम्डा का पाथ डिफरेंस जो है कितने का फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा, देखते हैं जरा। लैम्डा का अगर पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितने का होगा, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस रिलेशन 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। इस बार पाथ डिफरेंस कितना है, इसके और इसके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है, लैम्डा रखा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 पाई आ गया। ठीक है, क्या चलिए पहले लैम्डा की जगह और अच्छा रिजल्ट समझाने के लिए लैम्डा से भी आ जाएगा, हम लैम्डा बाई 2 मान लेते हैं कि यहाँ पाथ डिफरेंस 0 था, बढ़ते 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 यहाँ पर लैम्डा बाई 2 हो गया। तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, देखिए यहाँ लैम्डा बाई 2 रखा, लैम्डा 2 से 2 कैंसिल, फेज डिफरेंस पाई का आ गया। इस पॉइंट पर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई है। ये फेज डिफरेंस किस कारण से हुआ है, क्योंकि इसने जितना पाथ ट्रेवल किया और इसने जितना पाथ ट्रेवल किया वो पाथ इक्वल नहीं, पाथ में डिफरेंस है और पाथ डिफरेंस हमेशा फेज डिफरेंस लेकर के आता है। तो पाथ डिफरेंस के कारण यहाँ फेज डिफरेंस कितना है, पाई। और जब ये इससे लाइट वेव इमिट हुई थी और इससे लाइट वेव इमिट हुई थी तो उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना था, उस समय 0। उस समय कोई फेज डिफरेंस नहीं था। फिर जो पाथ में डिफरेंस आया उसके कारण फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई का। तो यहाँ पर नेट फेज डिफरेंस भी कितने का होगा, पाई का। और पाई है, पाई फेज डिफरेंस पर क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी यहाँ पर डार्कनेस रहेगी स्क्रीन पर, यहाँ पर डार्कनेस रहेगी। ठीक है, यहाँ ब्राइटनेस है स्क्रीन पर, यहाँ पर डार्कनेस है। पर मान लीजिए ये लाइट सोर्स ऐसा है जो लाइट वेव जब इमिट करता है तो टाइम के साथ साथ फेज डिफरेंस जो है वो चेंज हो रहा है। ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली लाइट वेव इमिट नहीं कर रहा है, हम ये मान लेते हैं। ठीक, पहले इससे जो लाइट वेव निकली थी बिल्कुल शुरू में, उस समय उनके बीच का फेज डिफरेंस 0 था। पर कुछ देर बाद जो अब लाइट वेव निकली, अब जो इसने लाइट वेव सभी डायरेक्शन में इमिट की, उनके बीच का फेज डिफरेंस चलिए मान लेते हैं कि पाई है। तो अब S1 S2 से निकलने वाली इस समय, जिस समय अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस समय इससे निकलने वाली वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस पाई का हो गया। पहले कोई फेज डिफरेंस नहीं था, अब पाई का हो गया। तो अब देखिए इससे चलने वाली वो वेव जो C पर पहुँचेगी,
इससे चलने वाली जो वेव सी पर पहुंचेगी, जितना पाथ इसने ट्रेवल किया उतना ही पाथ इसने ट्रेवल किया, तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस 0 है। पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 0। यही फार्मूला लगाओ, लिख दो ऊपर, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स 0 रखोगे तो डेल्टा फाई 0 आ जाएगा। तो फेज डिफरेंस यहाँ कितना हुआ? 0। यानी इसके यहाँ पहुँचने और इसके यहाँ पहुँचने पर जो कि इक्वल पाथ ट्रेवल हुआ है, पाथ में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इस कारण से कोई फेज डिफरेंस भी क्रिएट नहीं होगा, नया कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जब इनसे लाइट वेव निकली थी तो उस समय इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना था? आप कह रहे हैं कि अब जो लाइट वेव निकली थी इस समय इनके बीच का फेज डिफरेंस पाई था। तो निकलते समय जब इन्होंने लाइट वेव इमिट की थी उस समय उनके बीच का फेज डिफरेंस पाई था, और फिर आगे बढ़ने पर यहाँ तक आने में कोई फेज डिफरेंस नया आया नहीं। तो इसका मतलब पॉइंट बी सी पर उनके बीच का नेट फेज डिफरेंस कितने का होगा? पहले से कितना है? पाई। बाद में कितना और आया? कुछ नहीं आया। तो इसका मतलब यहाँ पर नेट फेज डिफरेंस कितने का होगा? पाई का होगा। भाई पाई तो जब S1 S2 से लाइट वेव निकली थी उसी समय उनके बीच का फेज डिफरेंस पाई था, और बाद में कुछ नया फेज डिफरेंस जुड़ा नहीं, तो नेट फेज डिफरेंस यहाँ कितना हो गया? पाई। और पाई फेज डिफरेंस पर क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहाँ पहले ब्राइटनेस थी अब यहाँ पर क्या हो जाएगी? डार्कनेस हो जाएगी। अच्छा, अब ये पॉइंट पी जहाँ पहले क्या थी? डार्कनेस थी, तो S1 से चलने वाली रे यहाँ पहुँची, S2 चलने वाली रे यहाँ पहुँची, इसने जितना पाथ ट्रेवल किया इसने जितना पाथ ट्रेवल किया उसमें डिफरेंस कितना था? λ/2 का। और λ/2 का पाथ डिफरेंस कितना फेज डिफरेंस लेकर के आएगा? देखा, पाई लेकर के आएगा। तो इनिशियल जब इससे वेव निकली थी और इससे वेव निकली थी उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना था? पाई। ठीक है, तो पाई फेज डिफरेंस से निकली थी और रास्ते में पाई फेज डिफरेंस और इंट्रोड्यूस हो गया पाथ डिफरेंस के कारण। तो अब यहाँ जब ये पहुँचेंगी तो उनके बीच नेट फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा? पाई पहले से था, पाई और आ गया 2 पाई, और 2 पाई पर क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब यहाँ पर क्या होगा? ब्राइट फिल्म बनेगी। तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि अगर सोर्स ऐसे हों जिनसे निकलने वाली वेव के बीच, जिस समय वो लाइट वेव इमिट करते हैं उस समय जो फेज डिफरेंस है अगर वो टाइम के साथ साथ कांस्टेंट नहीं रहता है, टाइम के साथ साथ वैरी करता है, कि पहले जो वेव इमिट की उसके बीच फेज डिफरेंस कितना था? 0, मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं था। कुछ देर बाद जो लाइट वेव इमिट की उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया? पाई है। तो इससे क्या हो रहा है? स्क्रीन पर केवल 2 पॉइंट मैंने लिए हैं, पर ऐसा ही पूरी स्क्रीन में होता है। 2 पॉइंट मैंने लेके समझा रहा हूँ कि पहले यहाँ पर ब्राइट फिल्म बन रही थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही इनके द्वारा निकलने वाली वेव के बीच का फेज डिफरेंस क्या हुआ? चेंज हुआ। पहले इन्होंने 0 फेज डिफरेंस वाली वेव इमिट की थी और अब पाई फेज डिफरेंस वाली वेव इमिट की है। तो वैसे ही यहाँ ब्राइट थी वहाँ डार्क हो गई, और जहाँ डार्क थी वहाँ ब्राइट हो गई। तो अगर लाइट सोर्स ऐसे हैं जो वेव इमिशन के समय जो उनके बीच फेज डिफरेंस होता है वेव के बीच, वो टाइम के साथ साथ लगातार चेंज हो रहा है, तो इससे स्क्रीन पर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहाँ पर भी लाइट की इंटेंसिटी लगातार चेंज होगी। कहीं अभी ब्राइटनेस है वहाँ डार्क हो जाएगा, जहाँ डार्क था वहाँ ब्राइट हो जाएगा। ये इतनी तेज़ी से होगा कि हमें स्क्रीन पर कहीं ब्राइट और डार्क समझ में आएगा ही नहीं। वास्तव में हमें इंटरफियरेंस पैटर्न समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से, जहाँ अभी यहाँ ब्राइट है तो आपकी रेटिना पर इसका इफेक्ट क्या है? इसमें काउंट हुआ ब्राइट, लेकिन वो ब्राइट का इफेक्ट मिटा नहीं रेटिना पर, तब तक वो डार्क हो गई। ठीक, तो आपको वो डार्क अभी लगेगी नहीं, आपको लगेगा वो पॉइंट हमेशा क्या था? ब्राइट था। तो ये इतनी तेज़ी से होता है कि आपको इंटरफियरेंस पैटर्न समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि इंटरफियरेंस पैटर्न देखने के लिए क्या जरूरी है? कि लाइट सोर्स जो है वो कोहेरेंट हों। कोहेरेंट होने का मतलब है कि वो जो लाइट वेव इमिट करें वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली हो, कि अगर पहले जो लाइट वेव इमिट हुई थी इससे उनके भी, चाहे वो यहाँ पहुँची हो चाहे यहाँ पहुँची हो या कहीं और, शुरुआत में इन्होंने जितनी भी लाइट वेव इमिट की उन सबके फेज डिफरेंस, उन सबके बीच का फेज डिफरेंस कितना था? 0। तो अगर पहले फेज डिफरेंस 0 था इनके बीच, इन दोनों के बीच, तो अब से 5 मिनट बाद भी जो लाइट वेव इमिट करेंगी वो भी 0 फेज डिफरेंस वाली होगी। 10 मिनट बाद जो इमिट करेंगी वो भी 0 फेज डिफरेंस वाली होंगी। अब ये 0 फेज डिफरेंस वाली, और अगर मान ली शुरू में इन्होंने जो लाइट वेव इमिट की थी उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या था? पाई था। तो अब इनसे जो भी लाइट वेव निकलती रहे आधे 1 घंटे तक, ठीक है, जब तक भी आप इन सोर्स को ऑन रखें, ठीक है, तो वो हमेशा पाई ही रहे। अगर पाई पहले था तो आपने जाना कि पाई पहले था तो यहाँ पर दोनों वेव पहुँची तो पाथ डिफरेंस 0 है। तो इस पाथ डिफरेंस, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है तो कोई नया फेज डिफरेंस नहीं आएगा। तो जो पहले से पाई था वो पाई यहाँ रहेगा। तो यहाँ पर इनके बीच का फेज डिफरेंस पाई है तो यहाँ डार्क बन रही है। यहाँ पर जब पहुँची तो दोनों के बीच पाथ डिफरेंस λ/2 है। λ/2 पाथ डिफरेंस के कारण एक नया फेज डिफरेंस पाई और आ गया। तो पाई पहले था, पाई और आ गया, 2 पाई हो गया। 2 पाई में ब्राइट बनेगी तो यहाँ डार्क और यहाँ ब्राइट, और अब यहाँ हमेशा डार्क और ब्राइट रहेंगी। अगर ये हमेशा S1 S2 से हमेशा जो लाइट वेव निकलेंगी उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या बना रहे? पाई बना रहे।
तो क्लियरली आपकी समझ में आ गया होगा कि ऐसे सोर्स जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली लाइट इमिट करते हैं कि उनसे निकलते समय लाइट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा उतना ही रहेगा, तो इससे स्क्रीन पर जो होता है वो सस्टेन इंटरफेरेंस होता है। सस्टेन का मतलब जहाँ ब्राइट है वहाँ हमेशा ब्राइट रहेगी, जहाँ डार्क है वहाँ हमेशा डार्क रहेगी। सस्टेन इंटरफेरेंस या स्टैटिक इंटरफेरेंस कह सकते हैं, क्योंकि वो बदल नहीं रहा है। ठीक, लेकिन अगर ऐसे सोर्स हैं जिनसे निकलने वाली लाइट वेव के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, कि अभी इन्हीं सोर्स S1 S2 से जो लाइट वेव निकली उनके बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं था, कुछ देर बाद जो निकली उनके बीच फेज डिफरेंस पाई हो गया, कुछ देर बाद 2 पाई हो गया, तो फिर स्क्रीन पर इंटेंसिटी लगातार हर पॉइंट पर क्या होगी, चेंज होती रहेगी और फिर आपको कोई इंटरफियरेंस पैटर्न जो है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इंटरफियरेंस पैटर्न सस्टेन होना जरूरी है ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक, और वो कब होगा, जब लाइट सोर्स जो है वो क्या हो, कोहेरेंट हो। तो ये मैंने आपको समझाया कि कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं और सोर्स के कोहेरेंट होने की नीड क्या है, क्यों वो कोहेरेंट होना चाहिए, ताकि वो सस्टेन इंटरफियरेंस प्रोड्यूस कर सके। समझ आ गई बात आपको, क्लियर है? मेरी समझ से मैंने आपको सफिशिएंट समझा दिया है। ठीक, कोई दिक्कत हो बताइए। तो ये सबकी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग जाने ठीक कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि उनसे निकलने वाली लाइट वेव के बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। यानी अगर हम ये माने ये एक बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है, ठीक, तो यानी ये एक बल्ब है ये दूसरा बल्ब, यानी दोनों अलग अलग सोर्स हो गए। ठीक, तो दो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। ठीक, तो इनसे निकलने वाली लाइट वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता ही रहेगा। ये एक ही फेज डिफरेंस वाली वेव इमिट नहीं करेंगे, इनसे जो वेव निकलेंगी उनके बीच का फेज डिफरेंस लगातार चेंज होता रहेगा। दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। ऐसे सोर्स ही कोहेरेंट हो सकते हैं जिनका जनरेटिंग सोर्स एक ही हो। तो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने की मेनली दो मेथड हैं। कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने के मेनली दो मेथड हैं, वो बताता हूँ। इसमें से कुछ नोट करना हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने आपको बताया कि कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं। मेन पॉइंट ये बताया कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स, दो अलग अलग सोर्स जो है कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। ऐसे सोर्स ही कोहेरेंट हो सकते हैं जिनका जनरेटिंग सोर्स एक ही हो। तो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने के दो मेन मेथड हैं। पहला कहलाता है डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट, जिसमें हम एक वेव फ्रंट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यानी एक कह सकते हैं आपकी एक मेन वेव फ्रंट के हम दो अलग अलग, एक मदर वेव फ्रंट को आप कह सकते हैं दो वेव फ्रंट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। और डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट के एग्जांपल्स जो होंगे वो YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेनेल बाइप्रिज्म पढ़ेंगे हम लोग, और लाइट्स मिरर हम लोग पढ़ेंगे। तो जो मैंने आपसे कहा था कि मैं इंटरफेरेंस के 3 चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, तो पहले चैप्टर में हम लोगों को यही चीज़ें पढ़नी है। YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ के आए हैं। ठीक, काफ़ी कुछ वही सब चीज़ें हैं, थोड़ा डेरिवेशन का मेथड अलग है। फ्रेनेल बाइप्रिज्म हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, और लाइट्स मिरर हम लोग पढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर होगा हमारा। उसके बाद में दूसरा मेथड है डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड, जिसमें हम किसी लाइट बीम के एम्पलीट्यूड को कई पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यानी एक बीम के कई सब बीम बना लेते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के द्वारा, और फिर उन बीम में इंटरफेरेंस होता है। और इसके एग्जाम्पल होंगे थिन फिल्म एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग और माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकेंड चैप्टर होगा। ठीक है, पर हम सेकेंड चैप्टर जो हम लेंगे उसमें केवल ये दो चीज़ें पढ़ाएंगे, थिन फिल्म और न्यूटन्स रिंग। माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो होगा ये हम इसका थर्ड चैप्टर बनाएंगे, क्योंकि कई इंटरफेरोमीटर हैं आपके कोर्स में, तो हम लोग जितने भी इंटरफेरोमीटर हैं उसका एक ये थर्ड चैप्टर बना लेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इंटरफेरेंस में 3 चैप्टर आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अब थोड़ा सा मैं डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट क्या होता है और डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे YDSE आपने इंटरमीडिएट पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा उसको देखते हैं कि जैसे ये कोई सोर्स है, पॉइंट सोर्स मान लेते हैं। ठीक, और इससे लाइट वेव क्या होंगी, आगे बढ़ रही होंगी। पॉइंट सोर्स होता है तो आप जानते हैं वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। इससे वेव क्रेस्ट और रफ के फॉर्म में आगे बढ़ रही होंगी, सुरंग और गर्त के रूप में। ठीक, फिर इसके आगे हम लोग कोई एक
ऐसे दफ्ती या हार्डबोर्ड को ही लगाते हैं, और अगर हम इस सोर्स S से इक्वल डिस्टेंस पर इसमें दो स्लिट बना दें इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक, तो ये जो वेव फ्रंट जब यहाँ पहुँचता है, देखिए, तो अब इससे भी लाइट निकलने लगेगी और इससे भी लाइट निकलेगी और इससे भी लाइट निकलेगी, ठीक। और चूंकि ये दोनों भी पॉइंट सोर्स का ही काम कर रहे हैं, तो इससे जो लाइट वेव निकलेगी वो भी स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में निकलेगी, इससे भी निकलेगी। तो देखिए, ये जो पहले एक वेव फ्रंट लगातार आगे बढ़ रहा था, अब यहाँ पहुँचकर वो एक वेव फ्रंट के क्या हो गए, दो वेव फ्रंट हो गए, एक इससे निकलेगा एक इससे निकलेगा। तो एक मेन वेव फ्रंट जो है ये दो वेव फ्रंट में क्या हो गया, बढ़ गया। अब इससे लाइट वेव निकलेगी ऐसे, मतलब वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, ये भी ऐसे आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आपस में मिलेंगे, ठीक। तो क्या होगा, इंटरफियरेंस होगा, क्योंकि अब यहाँ पर दो लाइट सोर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, लेकिन हमें पता है कि इससे आने वाली लाइट और इससे आने वाली लाइट आ तो इसी मेन सोर्स से रही है, ये दो इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। हमें पता है कि इनसे निकलने वाली लाइट वास्तव में इसी से आ रही है, मदर सोर्स एक ही है, ठीक। और अगर आप देखें तो एक वेव फ्रंट के क्या हो गए, दो वेव फ्रंट हो गए कि नहीं हो गए, तो ये कहलाता है डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट। और इस डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट पर बेस हम लोगों को ये तीन YDSE, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म और लाइट्स मिरर, ये तीन टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं इसमें डिटेल से। क्लियर हो गई बात? तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट क्या होता है। अब डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड, इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई ये डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई थिन फिल्म है, चलिए ग्लास की पतली सी प्लेट मान लीजिए, अब ये कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है एक, इस पर लाइट गिरती है अपर सरफेस पर। अब इस पर जब गिरेगी तो ये यहाँ से पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक, और पार्शियली इससे क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, अंदर चली जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं ये ग्लास प्लेट चाहे कितनी भी ट्रांसपेरेंट क्यों ना हो, पर ये कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड A है तो इसका एम्पलीट्यूड A से तो कुछ कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक बीम के दो पार्ट हो गए, ठीक। तो इसकी इंटेंसिटी जो थी, इसकी इंटेंसिटी और इसकी, भाई एक ही बीम से दो बीम बन गई ना, तो इसकी इंटेंसिटी जितनी थी इसकी इंटेंसिटी उससे कम होगी। इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड भी तो कम हो जाएगा ना। तो अब इसका एम्पलीट्यूड मान लो A1 है, इसका एम्पलीट्यूड मान लो A2 हो गया, एम्पलीट्यूड थोड़ा बदल जाता है। अब जब ये यहाँ पर पड़ी तो पार्शली ये यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी, पार्शली ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर पढ़ने पे क्या होता है, इस तरफ से पड़ेगी तो पार्शली ये यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी, पार्शली ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ आ रही बात, ठीक। तो जैसे ये दो रिफ्लेक्टेड वेव मिली, अब ये मीडियम में जब आगे बढ़ती हैं तो आपस में मिलकर के इंटरफियरेंस करती हैं, बीम R1 और R2, ठीक। तो ये जो दोनों बीम हैं, देखने में लग रहा है, अगर इसको पीछे बढ़ाएं ऐसा लगेगा जैसे ये यहाँ किसी सोर्स से आ रही होगी, ये यहाँ किसी सोर्स से आ रही होगी, आपको पता है कि ये इससे आ रही है, देखने में लगता है ये इधर कहीं से आ रही होंगी, ठीक। समझा रही है? तो ये सोर्स कैसे हो गए, इमेजिनरी सोर्स हो गए, ठीक। और ये क्या हो गए, कोहेरेंट सोर्स हो गए, दोनों इमेजिनरी सोर्स हो गए, कोहेरेंट सोर्स हो गए। तो ये दोनों बीम इंटरफियरेंस करती हैं जिनका जनरेटिंग सोर्स एक ही है, तो इसे कहते हैं डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। समझ में आ गई बात, ठीक। यहाँ पे एक वेव के हमने कई पार्ट कर लिए, जिससे हर एक वेव का एम्पलीट्यूड लगातार क्या होगा, घटता चला जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड जितना है इसका और कम हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर आकर फिर दो पार्ट पे डिवाइड हो गई, ठीक। तो लगातार एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। और इस पर बेस हम लोग पढ़ेंगे थिन फिल्म, ज़्यादा नहीं बता रहे हैं क्योंकि डिटेल से तो पूरा चैप्टर ही हम लोग को पढ़ना है। थिन फिल्म पढ़ेंगे हम लोग, न्यूटन्स रिंग पढ़ेंगे हम लोग, माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ेंगे, ठीक। तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाया कि डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट क्या होता है और डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है। सबकी समझ में आ गई बात, ठीक। तो आज बहुत छोटा सा ही लेक्चर ही हम लोग ले रहे हैं, ठीक। उसका रीज़न है कि अगला जो हम लोग YDSE इसमें पढ़ेंगे, अगर अब वो हम इसी लेक्चर में पढ़ाएंगे तो फिर वो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो आज छोटा सा ही बस केवल मैंने पढ़ाया है, कोहेरेंट सोर्स ही समझाया मैंने कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स की नीड क्या है, क्यों ज़रूरत है कोहेरेंट सोर्स की, ताकि सस्टेन इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो, ठीक। और कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने के दो मेथड, डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट और डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। और आगे हम लोग क्या कैसे पढ़ेंगे उसका मैंने आपको एक डिटेल जो है वो दिया।
क्लियर। कोर एंड सोर्स आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ चुके हैं, ठीक। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सेकेंड ईयर में कुछ दूसरे चीज़ों की कोचिंग ज्वाइन कर चुके होंगे, तो वो सभी अच्छे टीचर हैं बहुत, ठीक। और उन्होंने भी आपको अच्छे ढंग से समझाया होगा, कुछ मैंने भी समझाया है, इसको भी देख लीजिए आप लोग, ठीक। तो चलिए आज का लेक्चर छोटा सा ही, ठीक, 30 मिनट का लेक्चर या शायद उससे भी कम हो, ठीक। तो उसको आप तैयार करिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे पूरा, ठीक। तो अब 3 लेक्चर में आपका ये पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। अगले लेक्चर में YDSC, उसके बाद फ्रेनल वाइब्रेशन और उसके बाद फिर लाइट स्पिनर। 3 लेक्चर में आपका ये पहला चैप्टर अब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर वीडियोस देखिए, उसके बाद में उसके नोट्स बना लीजिए अच्छे से और उसको प्रिपेयर करिए, ठीक है। सिर्फ ये नहीं हो कि वीडियो ही देखते रहे, ठीक है। वीडियो देख करके उसके नोट्स बनाइए और उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक। तो चलिए फिर अपने घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक, और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।